Hello students, welcome to the Akshay classroom. Now assignment number 4, question number 1. Question number 1 में क्या बोल रहा है? If chocolates of a particular brand are all identical, then the number of ways in which we can choose 6 chocolates out of 8 different brands available in the market is. Okay. तो आपको 6 चॉकलेट सेलेक्ट करनी है और 8 डिफरेंट ब्रांड के आपके पास चॉकलेट है, बात को समझना। और एक ब्रांड की जो चॉकलेट है वो अनलिमिटेड है आपके पास, ठीक है। और किसी भी ब्रांड की कितनी भी हम चॉकलेट ले सकते हैं। मान लो आपके पास जो 8 ब्रांड्स है उनका नाम है B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 ब्रांड्स है। मान लो ब्रांड 1 से हम X1 चॉकलेट्स ले रहे हैं, इससे X2 ले रहे हैं, इससे X3, ऐसे ही X4, सिमिलरली इससे X8 ले रहे हैं, ठीक है। और सभी से कितनी चॉकलेट लेना है आपको? 6। तो किसी से 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, या किसी एक ब्रांड की हम 6 की 6 चॉकलेट ले लें। तो यहाँ पर जितने भी XI है वो सब 0 से लेके 6 तक है। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक है। फिक्टिशियस लगा रहे हैं हम, तो फिक्टिशियस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n + k-1 ck-1। सो दैट इज इक्वल्स टू 13C7। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z greater than or equal to 150 where x, y, z belongs to 0 open to 60 close। ठीक है, यहां पर इनइक्वालिटी कुछ चेंज की गई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुननेगा। x को हमने रखा 60 - t1, सिमिलरली y को रखा 60 - t2 और z को रखा 60 - t3। अब x 0 ओपन से 60 क्लोज है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 1 से 60 हुआ, तो t1 यदि x यदि 1 से 60 हुआ तो आपका जो t1 होगा वो होगा आपका 1 रखता हूं तो 59, 60 रखता हूं तो 0, तो 0 से 59। सिमिलरली ऐसे ही t2 मिलेगा और t3 भी यही आ गया। तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया। 60 x y z को इससे रिप्लेस कर दो तो ये हो गया 180 माइनस समेशन ऑफ, या ऐसे लिखो t1 + t2 + t3, यहां रख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 150। तो t1 + t2 + t3 आपका हो गया कितना? लेस देन और इक्वल टू 30। इधर आ गया ये, ठीक है। अब हम इसमें एक डमी वेरिएबल यूज कर लेते हैं, उसको हमने बोल दिया d = 30। अब t1 t2 t3 क्या है? 0 से 59 है, ठीक है। तो मिनिमम से मैक्सिमम हो रहे सारे वेरिएबल, तो इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या फिक्टिशियस लगा दो तो हो जाएगा 30 + 4 - 1 3c3, दैट इज इक्वल टू 33c3। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये डमी वेरिएबल ऑलरेडी हम थ्योरी में देख चुके हैं, वो सारी वैल्यूज ये ले लेगा, ठीक है। यदि यहां से कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 0 0 आ रहा है तो 30 ये ले लेगा, सारे केस इसमें आ जाएंगे। थ्योरी में हम देख चुके हैं ना, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x * y * z is equal to 360 where x, y, z are natural number and x, y, z is integer। ओके, दो केसेस हैं यहाँ पे, दो क्वेश्चन पूछे गए इसमें। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल x * y * z, पहले कैसे बोला गया कि x, y, z नेचुरल नंबर है, दूसरे में इंटीजर बोला गया, ठीक है। तो 360 को हम लिख सकते हैं 6 6 और 10, तो 6 6, तो 2 पावर 3 और 3 स्क्वायर इंटू 5, तो 360 इज नथिंग बट 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब मान लो x जो है वो लिखा है 2 पावर अल्फा 1, 3 पावर बीटा 1 और z पावर 5 पावर गामा 1। ऐसे ही y जो है वो हो जाएगा 2 पावर अल्फा 2, 3 पावर बीटा 2, 5 पावर गामा 2 एंड z 2 पावर अल्फा 3, 3 पावर बीटा 3 एंड 5 पावर गामा 3। इन सब का प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा 2 पावर क्या जाएगा? अल्फा 1 + अल्फा 2 + अल्फा 3, और दैट शुड बी इक्वल टू 3। सिमिलरली बीटा 1 + बीटा 2 + बीटा 3 शुड बी इक्वल्स टू 2 एंड गामा 1 + गामा 2 + गामा 3 should be equal to 1।
अब यहाँ पर जो पावर है, जैसे ये अल्फा 1 अल्फा 2, ये क्या है 2 की पावर, तो 2 की पावर किसी के पास 0 जाएगा, 0 जाने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर 2 पावर 0 1 बन जाएगा। तो XYZ0, XYZ जो है हर एक केस में अल्फा आई हुआ या बीटा आई हुआ या गामा आई हुआ, मतलब अल्फा आई की हम बात करें तो वो 0 से 3 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली बीटा आई 0 से 2 तक कुछ भी पावर ले सकते हैं, और गामा आई 0 से लेके 1 तक, मतलब किसी के पास भी पावर 0 से लेके जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम पावर है वो ले सकता है। तो पावर 0 जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नंबर 1 बन जाएगा। तो हर एक केस में आपका देखो अल्फा बीटा गामा सॉरी XYZ जो होगा वो नेचुरल नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे 5C2, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 4C2, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 3C2। तो सबको प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि हमें 2 की पावर भी सेलेक्ट करनी है, 3 की पावर भी और 5 की पावर भी। तो 5C2 हो गया 10, 4C2 हो गया 6, 3C2 हो गया 3, तो ये आ गया 180। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है कि इंटीजर हो। अब इंटीजर हो, ध्यान से समझना, यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया भाई, 180 है ना। अब ये तो कब आया था, जब एक्स वाई जेड आपके नेचुरल नंबर है। इंटीजर होगा तो तब क्या होगा कि x इंटू वाई इंटू जेड आपको 360 लाना है। तो जब नेचुरल नंबर है तो तीनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वो वाला केस, उसका आंसर कितना आ गया 180। अब मान लो एक निगेटिव हो और 2 पॉजिटिव हो, तो एक निगेटिव, अच्छा एक निगेटिव 2 पॉजिटिव है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो फिर क्या लेना पड़ेगा, 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव। अब 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव कितने तरीके से आ सकता है कि आप 3 में से 2 सेलेक्ट कर लो जो निगेटिव है, एक्स वाई जेड में से 3 में से 2 कोई भी निगेटिव हो जाए, और उसके बाद इनका सॉल्यूशन तो ऐसे निकालेंगे हम 180। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका हो गया 4 इंटू 180, क्योंकि 3 + 1, तो ये हो गया 720। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इंटीजर हुआ तो इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, तो हमने 2 कोई भी नेगेटिव ले लिया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब वो 2 नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, जैसे एक्स और वाई को नेगेटिव लेना तो इसको हम 10 तरीके से ले सकते हैं, इसको वाई को नेगेटिव लेना तो उसको 6 तरीके से। तो 3 में से आप 2 कोई भी नेगेटिव ले लो, मतलब तो टोटल आपके पास 3 केस बनेंगे। अब इसको ऐड किया तो वो आ गया 720, 180 प्लस 3 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 इज इक्वल टू 720। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 अगर x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड बराबर नहीं है ना, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 20। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, इसने जो बोला है वो बोला है आपसे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो यहां पर एक्स वाई और जेड क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल तो सारे 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो x को रखा हमने t1 + 1, y को रखा t2 + 1, z को रखा t3 + 1, तो इधर चला गया वो 17 हो गया। यहाँ पर t1 x को क्या रखा था हमने t1 + 1, y को रखा था t2 + 1, और z को रख दिया हमने t3 + 1। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से सुनना। तो इसके हम यदि टोटल सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 19C2। अब इसमें से हम वो केस माइनस कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से हम वो केस माइनस कर देते हैं जब उसने क्या बोला कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो कोई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, क्या ऐसा चल जाएगा? तो ऐसा भी नहीं चलेगा, मतलब कोई भी तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको हटा दो और स्टेटमेंट फिर से लिख लो कि कोई भी 2 इक्वल नहीं होंगे, नो 2 ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है,
तो फिर हमने क्या किया कि उसमें से वो वाले केस माइनस कर दे कि एग्जैक्टली 2 इक्वल हो, एग्जैक्टली 2 इक्वल माइनस एग्जैक्टली 3 इक्वल। तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो एक्स बाय जेड, अब यहां देखो तीनों इक्वल हो गए, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो मान लो एक्स वाई जेड सेम हो गए, तो इस 3x इक्वल टू 20, तो x हो गया 20/3, तो इंटीजर आएगा नहीं आया, तो इससे तो कोई केस नहीं आएगा। केस कहां से आएंगे, जब दोनों इक्वल होंगे। तो मान लो इन तीन में से दो इक्वल हो गए, तो उसको लेने का तरीका, तीन में से कोई भी दो इक्वल हो रहे हैं, मान लो x और y ले लिया, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। मान लो x और y बराबर हो रहे हैं, तो दोनों 1 1 हो सकते हैं, तो z की वैल्यू अपने आप फिक्स हो गई, कितनी, 80। तो एक तरीका हो गया। x और y 2 2 हो जाए तो z की वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगी, 3 3 हो जाए तो ये 6 हो गया, तो ये 14 होना पड़ेगा, ये 4 हुआ था तो 16, ठीक है, ये कितना हुआ था 18, 4 4 हुआ गया तो 8 और ये 12, 5 5 हुआ तो ये 10, 6 6 हुआ तो 12 और ये 8, 7 7 हुआ तो 14 और ये 6, 8 8 हुआ तो 16 और 4, 9 9 हुआ तो ये 2, और फिर क्या हो सकता है कि दोनों 10 10 हो जाए, तो ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये 0 होगा, तो हमें तो नॉन नेगेटिव चाहिए। तो ऐसे फिर कितने केस बनेंगे, तीन में से दो ले लिए जो बराबर है, और टोटल कितने केस बन रहे हैं आपके पास, 9। ये आपका आंसर आ गया। तो 19C2, इस वैल्यू को इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आया था, 0 केस, तो 19C2 हो गया 19 इंटू 18/2 माइनस ये हो गया 27, ये हो गया 9, तो 9 कॉमन ले लो, तो 19 माइनस 3, तो ये हो गया 19 इंटू 16, तो 19 इंटू 16 इज 144। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 144 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कोई भी दो इक्वल ना हो। इसमें ध्यान रखना, इसमें इधर से समझ में आता है कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, बट क्वेश्चन एक्चुअल में ये है। अब इसको हटा के स्टेटमेंट चेंज कर दो, स्टेटमेंट ये है कि नो टू ऑफ देम आर इक्वल, ठीक है। तो उसका आ गया, हमने क्या किया, बाइजेक्शन लगा दिया, टोटल में से दो बराबर हो और तीन बराबर, तीनों बराबर हो नहीं सकते क्योंकि उस समय एक्स वाई जेड इंटीजर नहीं होगा। दो बराबर ले लिया, तीन में से दो कोई बराबर हो गए, कितने केस बन रहे हैं, 9 केसेस, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखो क्या है, 5 में है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 4, 5, ऐसे कहां तक जा रहे हैं हम, 11 तक, सो दैट दे फॉर्म अ जीपी। 3 नंबर कोई भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, और वो क्या बनानी चाहिए, जीपी। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है इसके पीछे। मान लो कोई भी हम 3 नंबर ले रहे हैं, वो यदि जीपी में है तो क्या होगा, मान लो ये 2 नंबर लिए और ये 2 और एक तीसरा नंबर ये ले लो, क्या ये जीपी में है, क्या, बिल्कुल। कॉमन रेशियो कितना है, 5², ठीक है, ध्यान से सुनो। और इसकी बजाय में यदि ये नंबर ले लो तो जीपी में है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो डिवाइड करेंगे तो 5² आएगा, यहाँ 5³ आएगा। तो आप इसको ऐसे समझो, यदि 3 नंबर हमें जीपी में चाहिए तो ये जो नंबर और ये जो नंबर सेलेक्ट करें, इसके बीच में कितने नंबर हैं, 1, और इसके बीच में कितने हो गए, 2। यदि मैं ये नंबर सेलेक्ट करता हूं तो इसके बीच, इसके और इसके बीच में कितने नंबर होंगे, 1। तो हम जो 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यदि इक्वल हो जाए तो वो 3 नंबर है वो हमेशा जीपी में होंगे। क्या बात समझ में आ गई? जैसे मैं इसको ले लूं और मतलब इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसके बीच में कितने नंबर है, 2, तो 2 नंबर छोड़ के फिर तीसरा नंबर ले लूं, ये वाला, तो क्या जीपी में है, क्या कॉमन रेशियो 5³ इधर भी 5³, तो वो जीपी में आ गया। तो आपको 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब ये जो नंबर लिए इसके पहले कितने नंबर हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद में कितने नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो भी नंबर हो, मतलब कुछ ना बचे इसके राइट में, या 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, सारे बच जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इधर बस फर्क किससे पड़ता है कि इन दोनों के बीच में नंबर और ऑब्जेक्ट इक्वल हो, बस। तो फिर इस पूरे क्वेश्चन को हमने चेंज, देखो क्या किया, हमारे पास जो नंबर है वो ये है 11 तक, तो हमने इसमें 3 नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है, मान लो वो कोई भी हो सकता है। तो इससे पहले मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास x1 है, यहाँ इन दोनों के बीच में x2 है, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स x3 है, और इसके बाद जो बचे वो x4 है। तो x1 प्लस x2, यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, xi क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और हम 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, टोटल कितने आपके पास 11, तो 3 सेलेक्ट कर लिए, बचे कितने 8। और कंडीशन क्या है कि x1 और x4 कैन बी एनीथिंग, ये तो कुछ भी हो सकता है, या इसको ऐसे समझो कि ये जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए बस। बट x2 एंड x3 शुड बी इक्वल। यदि ये कंडीशन आप फॉलो करते हो तो जो 3 नंबर आएंगे वो हमेशा जीपी में आएंगे, क्योंकि ये जो इनके बीच में नंबर ऑफ जो डिजिट जो नंबर्स है और इनके बीच में जो नंबर्स है वो इक्वल है, तो जीपी बनेगी, हमने अभी देखा था। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये फिक्टिशियस का प्रॉब्लम हो गया, x2 और x3 इक्वल है। अच्छा, इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, एक होगा तो भी चलेगा, दो होंगे तो भी चलेगा। तो x2 x3 जो है वो कहां से कहां तक जा रहे हैं, तो x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x4 इज इक्वल टू 8, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, 0 और 0, तो x1 प्लस x4 8 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 9c2। बोलो भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 3 चले गए थे तो 8 बचे। हमसे जो पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था, दे फॉर्म अ जीपी, है ना। हाँ ठीक है, तो इसका अब x1 प्लस x4 8 होना चाहिए, और x1 x4 कुछ भी हो सकता है मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 9c, ओके 9c1 होगा, ये 9c1 होगा, क्योंकि 8 प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 9c1। अब ये दोनों 1 हो जाए, ये यदि दोनों 1 हो गए तो x1 प्लस x4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, उधर जाके 6, तो इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा 7c1। ऐसे ही ये 2 और 2 हो जाए दोनों, तो 4 हो गया, इधर बचा 4, तो 5c1, दोनों 3 हो जाए तो 6 हो गया, तो उधर आके 2, तो 3c1। और सिमिलरली दोनों 4 हो जाए तो 4 और 4 8, तो उसके बाद एक सॉल्यूशन बचता है 1c1। अब आगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इनको ऐड कर दो, तो ये हो गया 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 प्लस 1 25, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 25। मतलब 25 तरीके से आप 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो जो जीपी में होंगे, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो, देयर आर n इंटरमीडिएट स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन फ्रॉम one terminus to another. In how many ways can the train stop at 3 of the intermediate stations if 3 part है इसके, all the 3 stations are consecutive, at least 2 of the stations are consecutive, no 2 of these stations are consecutive. Okay, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 क्वेश्चन है। आपके पास n इंटरमीडिएट स्टेशन है, S1 S2 S3 से लेके Sn तक। और 2 टर्मिनल से कोई भी है। अब 3 पे हमें रुकवाना है, और उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि तीनों कंटिन्यूअस हो, तीनों सॉरी कंजिक्यूटिव हो, तो वो तो बहुत सिंपल है कि वो तीनों कंजिक्यूटिव स्टेशन क्या क्या हो सकते हैं कि S1 S2 S3 पे रुक जाए, या फिर S2 S3 S4 पे रुक जाए, S3 S4 S5 पे रुक जाए, ऐसे ही Sn-2 Sn-1 और Sn पे रुक जाए। तो टोटल कितने हो गए, ये 1 से लेके कहां तक चल रहा है n-2, तो n-2 नंबर ऑफ वेज आ गए आपके। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 का, एटलीस्ट 2 ऑफ द स्टेशंस आर कंजिक्यूटिव। तो इसमें बोला है कि कम से कम 2 कंजिक्यूटिव होना चाहिए, तो तीनों कंजिक्यूटिव भी चलेगा। तो 3 कंजिक्यूटिव तो हम निकाल चुके हैं, अब 2 कंजिक्यूटिव कैसे निकलेगा, सुनना भाई ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि 2 कंजिक्यूटिव स्टेशन कैसे ले सकते हो आप, वो हो सकता है S1 S2 हो सकता है, S2 S3 हो सकता है, S3 S4 हो सकता है, और ऐसे ही Sn-1 Sn हो सकता है, ठीक है। ये 2 कंजिक्यूटिव हो गए, ठीक है। तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर हम कैसे ले सकते हैं, ये 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n-1 तक। तो n-1 से हम 2 कोई भी कंजिक्यूटिव स्टेशन ले लिए, और तीसरा स्टेशन 2 कोई भी कंजिक्यूटिव ले लिए, मान लो S3 S4 ले लिया, तो बचे कितने स्टेशन आपके पास, n-2, तो उनसे n-2 में से आप एक ले लो।
अरे भाई n-1 से दो कंसेक्यूटिव ले सकते हैं, तो मान लो कोई भी केस ले लिया, अब उसमें दो स्टेशन आगे बचे कितने n-2, तो उसमें से कोई भी एक ले लो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने S3 S4 लिया, ध्यान से सुनना, इसमें आपने S3 S4 ले लिया, मान लो n-1 में टोटल, ये वाला केस भी आ सकता है, ये भी इस कारण से n-1 और फिर एक थर्ड स्टेशन सेलेक्ट करने का ये। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो तीन कंसेक्यूटिव स्टेशन वाले आएंगे वहां प्रॉब्लम देगा। कैसे कि मान लो S3 S4 ये कंसेक्यूटिव स्टेशन लिया और एक जो स्टेशन है आपने मान लो S2 ले लिया, कौन सा स्टेशन, या S5 ले लिया, ठीक है, तो ये तीन कंसेक्यूटिव हो गए। बट फिर मैं अगला कंसेक्यूटिव S4 S5 लेता हूं और उस समय फिर हम n-2 बच्चे में से एक ले रहे, तो मान लो S3 ले लिया, तो ये तीन कंसेक्यूटिव, ये S3 S4 5 हुआ, ये भी 3 4 5 हुआ, तो ये वाला केस हमें कितनी बार काउंट करना था, एक बार, क्योंकि तीन कंसेक्यूटिव भी चलेंगे क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है। बट आ कितनी रहा है, 2 बार, तो एक बार फिर हमें माइनस करना पड़ेगा कि तीनों कंसेक्यूटिव है, और वो वाला केस कौन सा है, ये वाला n-2। तो ये हो गया n-2, इसको आप सॉल्व करोगे तो n-2 कॉमन आ गया, तो बचा n-1, तो दैट इज इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर। नाउ सी पार्ट में बोला है कि कोई भी कंसेक्यूटिव ना हो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि n में से 3 कोई भी स्टेशन ले लो आप, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दो जो बी पार्ट में आ रहे हैं, मतलब कम से कम 2 कंसेक्यूटिव हो रहे हैं। या फिर इसको, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है कि आपके पास जो स्टेशन है वो कितने हैं, n स्टेशन है, आपको 3 सेलेक्ट करना है, कोई भी कंसेक्यूटिव ना हो, तो मान लो इस स्टेशन के पहले x1 स्टेशन से, इधर x2 स्टेशन से, इधर x3 स्टेशन से, इधर x4 स्टेशन से, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 शुड बी इक्वल टू, 3 स्टेशन ले लिए, n थे, तो बचे कितने, n-3। अब कंसेक्यूटिव ना हो ये तीनों स्टेशन, तो हम बोले x2 क्या है, यहाँ पर x का ही क्या है, नंबर ऑफ स्टेशन, तो इनके बीच में कम से कम एक स्टेशन आ जाए। तो x1 और x4 राइट लेफ्ट में कितने बचे उससे मतलब नहीं है, x1 x4 तो कुछ भी हो जाए 0 से ज्यादा तक, और x2 x3 जो है आपका, हम बोल दें कि कम से कम ये 1 हो, मतलब इनके बीच में कम से कम एक स्टेशन आए, इनके बीच में कम से कम एक स्टेशन आए। अब इसके सॉल्यूशन निकाल लो इस प्रॉब्लम के, तो x2 को क्या रखा, t2 + 1, x3 को रखा t3 + 1, और x4 को तो ऐसे रहने दिया, तो +1 + 1 2, तो उधर गया वो n-5 हो गया। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लो, तो वो हो जाएगा n-2 c3। अब इसको सॉल्व करो आप और इसको सॉल्व करो, वो एक ही बात है, आप कर भी सकते हो n-2 n-3 n-4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल या 6। इसको हम सॉल्व करें n से 3 को, तो ये लिखा है n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 माइनस n-2 का स्क्वायर। n-2 कॉमन आ रहा है, बचा क्या, n-1, और इधर बच गया -6 टाइम्स ऑफ n-2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें तो ये लाना है ना, n-2 n-3 n-4, ठीक, तो ये हो गया n-2 n स्क्वायर -6n -7n + 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया n-2, और इसके फैक्टर है n-4 एंड n-3 डिवाइडेड बाय 6। क्या ये और ये एक ही बात है क्या, तो आप ऊपर से करो या फिर फिक्टिशियस लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 देखो 7 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 आइडेंटिकल एप्पल्स एंड 10 identical orange can be distributed among 3 persons, each receiving none, 1 or more, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है फिक्टिशियस का, मान लो कितने लोगों में बांटना है भाई, 3 लोगों में, आई थिंक 7 क्वेश्चन ना, अमंग 3 पर्सन, 3 लोगों में बांटना है। मान लो पर्सन 1 के पास x1 x1 फ्रूट आ रहा है, इसके पास x2, इसके पास x3, तो सबसे पहले हमने एप्पल्स बांट दिए। अब उसमें क्या लिखा है कि जो नंबर ऑफ फ्रूट जा रहे हैं किसी पर्सन के पास, वो कुछ ना जाए वो भी चलेगा, या एक जाए या उससे ज्यादा जाए, मतलब यहाँ पर फिक्टिशियस हम इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले, तो xi जो है मिनिमम कितना होगा, 0, मैक्सिमम 50, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लो इसके।
तो ये हो गया 17C2। तो ये तो बांटने का तरीका किसकी बात हो गई, एप्पल को बांटा। और सेम फैशन में हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑरेंज को। तो इनका बांटने का तरीका हो जाएगा 12C2। तो इसको सॉल्व कर लो। और आपसे पूछा क्या गया है भाई, अच्छा इसके वैल्यू पूछी गई। तो 17 इंटू 16/2 इंटू 12/11/2, 8 और ये 6, तो ये 17 इंटू 48 इंटू 11। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 187 इंटू 48। ठीक है, तो 187 इंटू 48 करें हम तो ये हो गया 5 बचा है ना, और 64 और 5 9, 6 बचा, 1 4। तो ये हो गया 6 5 8 9 5 6 8 9, ये तो 7 6 7 सर दे रखा है, 9 8 भाई 17 होगा ना, हाँ 8 9 7 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। अ बॉक्स कंटेन्स 6 balls which may be all of different colors or 3 each of 2 colors or 2 each of 3 different colors. The number of ways of selecting 3 balls from the box if ball of the same colors are identical is n, then the sum of the digits in the number n equals 2. Okay, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, आपके पास एक बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 6 है। ठीक है, 6 बॉल्स है, और उसमें जो बॉल्स का बोला गया है वो क्या हो सकती है, सारी डिफरेंट हो जाए, मतलब 6 बॉल्स 6 की 6 डिफरेंट हो जाए, या फिर क्या हो सकता है कि 3 जो है एक कलर की हो जाए, मान लो वो ब्लैक कलर बोल दिया, और 3 जो है व्हाइट कलर की हो जाए, या फिर क्या हो सकता है कि 2 ब्लैक कलर 2 व्हाइट कलर और 2 ग्रीन कलर। मतलब पहले कैसे बोला कि सारी की सारी डिफरेंट हो जाए, दूसरे में बोला और क्या हो सकता है कि 3 एक कलर की हो जाए और 3 दूसरे कलर की हो जाए, मतलब ब्लैक और व्हाइट ले लिया हमने। और तीसरे केस में कि दो एक कलर की, दो एक कलर की, दो एक कलर की, मान लो ब्लू व्हाइट और ग्रीन कलर की, और सेम कलर की बॉल आइडेंटिकल मानी गई है। ठीक है, और हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हमें कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल भाई। तो 6 डिफरेंट है, तो इसमें से 3 बॉल लेने का तरीका 63। ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि 3, मान लो ब्लैक कलर की बॉल x1 आ रही है, व्हाइट कलर की बॉल x2 आ रही है, हमें कितनी बॉल चाहिए, 3। तो यहाँ पर x1 x2 0 से लेकर 3 तक कोई भी हो सकता है, तो उसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए 4c1 प्लस ये वाला केस। इसमें मान लो ब्लैक कलर की बॉल x1 है, व्हाइट कलर की बॉल x2 है, ग्रीन कलर की बॉल x3 है, और टोटल बॉल्स कितनी चाहिए आपको, 3। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया 5c2। बट इसमें दिक्कत क्या है कि फिक्टिशियस नहीं लगा सकते, क्योंकि x1 x2 x3 मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। तो इसमें तो एक वो केस भी आएगा कि जब एक 3 हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 0 0, ये 3 हो गया तो ये 0 0, ये दोनों 0 तो ये 3, ये 3 केस एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी 3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास मैक्सिमम 2 है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 4 प्लस 10 माइनस 3 7, तो ये हो गया 11 31। तो sum of digits is 3 plus 1, that is 4. Answer is 4. Okay. Now question number 9. Question number 9 में क्या बोला है? The number of ways of selecting 8 books from a library which has 10 books each of mathematics, physics, chemistry and English. If books of same subject are alike is n, then n is okay. सिंपल क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन नंबर 9। हमें 8 बुक सेलेक्ट करनी है, और आपके पास मैथ्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की 10 बुक्स अवेलेबल है, और सेम सब्जेक्ट की बुक्स आइडेंटिकल मानी गई है। और आपको कितनी बुक सेलेक्ट करनी है, 8। तो मान लो मैथ्स की नंबर ऑफ बुक्स हमने x1 ली है, फिजिक्स के लिए x2 लिया है, केमिस्ट्री x3 और इंग्लिश की x4 बुक्स लिए। टोटल हमें कितनी बुक्स चाहिए, 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास मैक्सिमम कितनी है, 10। तो यहाँ पर जो xi है वो 0 से लेके 8 तक कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स, वो आपके पास मिनिमम
या ऐसे सोचो कि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले तो एक्साइज मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, फिक्टिशियस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 11C3। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 3 2 5 15, तो 15 इंटू 11 तो 5 और 1 165। So number is 165. Okay. Now next one is question number 10. Question number 10 में क्या बोला है? In an examination, a candidate is required to pass in all the 4 subjects he is studying. The number of ways in which he can fail is. Okay, total 4 subjects है आपके पास, और यदि उसको पास होना है तो सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होगा तब वो पास कहलाएगा। तो वो फेल कितने तरीके से हो सकता है? तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 4। ठीक है, तो वो फेल कैसे हो सकता है कि 4 में से एग्जैक्टली 1 में फेल हो जाए, या 4 में से 2 में फेल हो जाए, या 4 में से 3 में फेल हो जाए, या 4 में से चारों में फेल हो जाए। तो इतने नंबर ऑफ वेज से, या वो इतने तरीके से वो फेल हो सकता है। तो इसको आप देखो, इसमें यदि मैं 4C0 ऐड कर दूं तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा है? 2 पावर 4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 50। आंसर इज 50। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अब देखो, अब वो किसी भी सब्जेक्ट में या तो पास हो सकता है या फेल हो सकता है। तो सब्जेक्ट 1 में पास हो जाए या फेल हो जाए, सब्जेक्ट 2 में पास हो जाए फेल हो जाए, सब्जेक्ट 3 में पास हो जाए फेल हो जाए, सब्जेक्ट 4 में पास हो जाए या फेल हो जाए। तो इसमें से एक के समय माइनस कर देना है कि जो सभी में पास हो रहा है, क्योंकि उस समय को पास कर लो, उस समय में यदि सभी में पास होता है तो उसको पास माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें से वो वाला केस माइनस कर दिया जब वो पास हो रहा है। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जब वो फेल हो गया। तो 2 पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 10। नो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? Assuming the balls to be identical except for difference in colors, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, 9 green and 7 blue balls is। और सेम कलर की बॉल आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमें जो सिलेक्शन करना है, क्या करना है? इन विच 1 और मोर बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। ओके, कम से कम एटलीस्ट 1 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया? 10 + 1, आइडेंटिकल है ना, ये हो गया 9 + 1। इधर सिलेक्शन हो गया 7 + 1। उसमें से एक केस माइनस कर दिया जब ना ही व्हाइट बॉल आई, ना ही ग्रीन आई, ना ही ब्लू आई। तो ये आपका हो गया 11 × 10 × 8 - 1। तो ये हो गया आपका 880 - 1, that is equals to 879। So answer is 879। ठीक है, now next question is 12 में क्या बोला है? देखो, the number of integers which lie between 1 and 10 power 6। 10 power 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 10 power 6। okay, and which have the sum of the digits equal to 12 is n, where n is a 4-digit number of the form ABCD, then a - c equals to। तो आपको 1 से लेके 10 पावर 6, ठीक है, तो ये कितना डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का। तो आप तो समझो कि सिंगल डिजिट से लेके 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक नंबर, सिंगल डिजिट से 6 डिजिट तक नंबर बताना है जिसमें डिजिट्स का सम 12 हो। डिजिट्स आपके पास क्या क्या अवेलेबल होते हैं भाई? 0 से लेके 9 तक। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इसमें? अच्छा, मैक्सिमम डिजिट का जो नंबर, मैक्सिमम जो डिजिट का नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा? 6 डिजिट का नंबर, क्योंकि ये 7 डिजिट हो गया तो इससे कम चाहिए। इसका सम ये वाला इंक्लूड तो नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम ऑफ डिजिट्स 12 नहीं है। ठीक है, तो मान लो इस प्लेस पर x1 डिजिट आ रहा है, इधर x2 डिजिट आ रहा है, इधर x3 आ रहा है, इधर x4 आ रहा है, और इधर x5 आ रहा है, इधर x6 आ रहा है। तो इन सब डिजिट का सम यदि हम 12 बोल दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा? अब कुछ लोग सोचेंगे कि 5 डिजिट का भी तो बनेगा, 4 डिजिट का भी तो बनेगा, 3 डिजिट का भी तो बनेगा, 2 का भी बनेगा, 1 का भी बनेगा।
सबसे पहली बात तो हमने क्या बताया कि मान लो 6 प्लेसेस है आपके पास, ये डिजिट है, मतलब ये डिजिट है तो डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 1 2 ऐसे 9 तक, 10 ऑप्शन है सभी के पास, है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है तो 6 डिजिट का बना दिया भाई, 5 का तो बनेगा, पर आप ऐसा सोचो, मान लो इस डिजिट को मैंने 0 ले लिया तो वो 5 डिजिट का नंबर हो गया, इसको भी 0 ले लिया तो वो 4 डिजिट का हो गया, इसको भी 0 ले लिया तो 4 डिजिट का, इसको भी 0 ले लिया तो 4 डिजिट का, इसको भी 0 ले लिया तो 4 डिजिट का नंबर बन गया वो, सॉरी इसको भी 0 ले लिया तो 1 डिजिट का नंबर बन गया, इसको यहाँ तक 0 लू तो 2 डिजिट का नंबर बन गया, यहाँ तक 0 लू तो 3 डिजिट का, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, और ये 0 नहीं हुआ तो 6 डिजिट। तो सारे के सारे पॉसिबल केस आपके इसी में आ गए क्या, तो आप इसमें फिक्टिशियस लगा दो, बस ध्यान रखना कि जो भी है xi आपके वो 0 से लेके 9 तक है, ना कि 12 तक है, मतलब मिनिमम तो है बट मैक्सिमम 12 तक नहीं जा रहे, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो नहीं आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट के लिए हमने भूल गए कि ये 9 तक है, तो उसके फिर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 12 + 5 17c5, फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, n + k - 1 ck - 1। अब इसमें से कौन से केस दिक्कत दे रहे हैं, जब कोई भी एक 10 हो जाए, कोई भी 9 से बड़ा हो जाए, मतलब 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, ऐसे वो वाली दिक्कत दे रहे। तो हमने क्या किया, इन 6 में से मान लो कोई भी एक, इन 6 में से कोई भी एक मान लो 10 हो गया, तो वो हमने समझ लिया क्या बोला गया कि इन 6 में से कोई भी एक 10 हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है 0 से 9 तक होना चाहिए, तो उसके टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो ये आ गए, पर इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कौन से आ गए, जब ये कोई भी नंबर 10 से बड़ा होगा, तो एक भी बड़ा हो सकता है, 2 भी बड़े हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि अच्छा 2 तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट 10 से बड़े हो गए, तो 10 + 10 20 होना चाहिए, बट ये तो 12 भी है, तो ये अंडरस्टूड है कि एक ही डिजिट ऐसा हो, मतलब एक ही जो नंबर आएगा x1 और x6 से तक, उसमें एक ही ऐसा होगा जो 10 या 10 से ज्यादा होगा। आगे बात समझ में। तो मान लो 6 में से एक कोई भी 10 है, 10 या 10 से बड़ा है, तो मान लो वो हमने बोल दिया x1 आपका 10 या 10 से बड़ा है, वो सारे केस इसी में आ गए 6 में। अब इसके यदि सॉल्यूशन निकालते हैं हम फिक्टिशियस में, तो आपको याद होना चाहिए कि इसको हमने 10 असाइन कर दिया, तो वैल्यू कितनी बची, 12 - 10 दैट इज 2। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले, वो x1 डैश हो गया, तो वो हो जाएगा आपका 2 8 - 1, तो 7c5। बोलो, तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, आपसे जो पूछा गया है वो किस फॉर्मेट में आंसर पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये नंबर निकालना है और नंबर ABCD फॉर्म का है, देन A - C बताना है, मतलब फर्स्ट और थर्ड। ओके, तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो ये हो गया 17 16 5 15 14 13 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 4 3 2 1 -6 × 7 × 6/2। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 और 3 से तो 15 चला गया, 4 से और ये 2 से ये चला गया, 2 बचा, ठीक है, और कुछ गायब नहीं होगा, ये आपका बचेगा 3। अब इस पूरे से कॉमन हम निकाल सकते हैं, इस 6 को लिख दिया 3 × 2, है ना। तो एक 2 तो कॉमन ले लो, और यहां से एक 7 कॉमन ले लो, 2 और 7 मतलब हमने 14 कॉमन ले लिया। आप तो ये समझो 14 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 17 × 2 × 13 माइनस 14 कॉमन ले लिया था, तो बचा इधर 9, तो 14, ये हो गया 17 × 26, तो 26 17 × 26, तो ये हो गया आपका 2 × 34, तो 2 4 4 4 4 2 हो गया, 4 4 2 - 9, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 3, और 4 3 3 हो गया 6062। तो जो नंबर आ गया वो आपका आ गया 6062। तो ये नंबर हो गया ABCD। तो A - C दैट इज A आपका 6 हो गया, अब C 6 हो गया, तो 6 - 6 इज 0। सो
आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? A batsman scores exactly a century by hitting 4s and 6s in 20 consecutive balls. In how many different ways can he do it if some balls may not yield runs and the order of boundaries and no run are taken into account? ओके, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक बैट्समैन 4 मार रहा है, 6 मार रहा है या फिर कोई रन नहीं ले रहा है किसी भी बॉल पर। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? कोई रन नहीं मिले, या फिर 6 रन मिले, या फिर 4 रन मिले, ठीक है। और वो ऐसे क्या कर रहा है, वो सेंचुरी मार रहा है। तो इसको हम बाइनोमियल से भी जा सकते हैं या फिर एक सिंपल ग्रुपिंग से भी जा सकते हैं इस प्रॉब्लम। सॉरी, बाइनोमियल मतलब मल्टीनोमियल से भी जा सकते हैं। मतलब हर एक बॉल पे हमारे पास ऑप्शन क्या है कि 0 रन मिले मतलब x पावर 0 प्लस 4 रन x पावर 4 प्लस x पावर 6। तो ऐसे 20 बॉल्स है तो इसको मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, x पावर 0 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 6 पावर 20। इससे आप x पावर 100 का कोएफिशिएंट निकाल लो। आगे बात समझ में? या फिर दूसरा तरीका कि मान लो वो नंबर ऑफ जो 4 मार रहा है वो x मार रहा है, और नंबर ऑफ जो 6 है वो y है, और z वो है कि नो रन, मतलब कितने रन मिल रहे हैं उसको 0। तो एक 4 पे कितने रन मिलेंगे भाई? 4। तो यदि x 4 मार रहा है तो टोटल नंबर ऑफ रन कितने स्कोर हो जाएंगे? 4x। सिमिलरली 6 के लिए 6y प्लस z पे कोई रन भी स्कोर नहीं होगा, तो ऐसे क्या होना चाहिए 100। और नंबर ऑफ आपके पास बॉल्स कितनी है 20, तो उसमें x 4 मार रहा है, y 6 मार रहा है और z कोई रन नहीं मिल रहा है, तो x प्लस y प्लस z शुड बी 0, शुड बी 20। अरे भाई 20 बॉल्स में से हमने बोला है कि x वो 4 मार रहा है, y 6 है और z मतलब z बॉल्स पे उसको 0 रन मिल रहे हैं। और यहाँ उसने ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4, 6 और 0 वो किस ऑर्डर में मार रहा है वो अकाउंट में लेना। इसने ये बोला है कि वो जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। लास्ट टाइम में इसने ये बोला है, ठीक है। तो यहां से आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है। अब x y z कितने होंगे? अच्छा, मल्टीनोमियल से कैसे बताया कि हर एक बॉल पे 0 या फिर 4 या फिर 6 रन है, तो सेकंड बॉल पे भी यही होगा, थर्ड पे 20 बॉल में। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? x पावर 100 का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर x पावर क्या बताएगा? नंबर ऑफ रन, और उसका कोएफिशिएंट नंबर ऑफ बेस, कितने नंबर ऑफ बेस से कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं इधर से, ठीक है। वहां से भी मल्टीनोमियल आप देखो अपने, तो यहाँ से यदि हम x पावर r इसका कोएफिशिएंट देखें तो x पावर r का मतलब rth टर्म जो भी है या r प्लस 1 टर्म, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन में x पावर 0 का पावर मान लो r1 है, x पावर 4 का पावर r2 है, x पावर 6 की पावर r3 है, तो इधर क्या आएगा? r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। तो यहाँ x की पावर क्या होगी? r1 प्लस 4r2 प्लस 6r3, और ये कितना चाहिए आपको? 100 के बराबर। और r1 प्लस r2 प्लस r3 किसके बराबर होगा भाई? 20 के बराबर। तो यहाँ जो इक्वेशन बन रही है ये 100 के बराबर या 20 के बराबर, तो ये दो जो इक्वेशन बनी है दोनों एक ही बात है क्या? सॉरी, 0 इंटू r1 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा आपका, 0 इंटू r1 0। तो ये दो इक्वेशन देखो और ये दो इक्वेशन देखो, ये समझ में आ गया? मल्टीनोमियल आपको बताया गया है, आ गया ना। तो x की पावर क्या हो जाएगी इन सबका सम? तो ये 0 इंटू r1 0, 4 इंटू r2, 6 इंटू r3 का सम। और हमें कितने रन चाहिए? 100 स्कोर करना है, या x पावर 100 का कोएफिशिएंट चाहिए, और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? ये। तो आप r1 r2 r3 यहाँ रख दो, और ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, एक ही बात है। अरे ये मल्टीनोमियल से कर रहे थे, पहले तो हमने इसको मल्टीनोमियल से समझा, और उसके बाद x पावर 100 का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये हम बाइनोमियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो इस हिसाब से निकलता है। तो हमें ये जो x पावर चाहिए था वो कितना चाहिए था? 100, और इनकी पावर का सम कितना होना चाहिए? ये जो पावर है 20 के बराबर। x की पावर का सम मतलब ये जो जितने भी टर्म्स है उनकी पावर का सम, तो इसकी पावर सम, ये पावर कितनी? r1, इधर r2, इधर r3,
तो उसका सम कितना चाहिए आपको 20, उसका सम कितना होगा 20। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और R1 R2 R3 यहाँ रखते जाओ, इनको ऐड करोगे तो ये जो कोएफिशिएंट आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो इसमें बाइनोमियल PNC सब कुछ लगा दिया, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये वाला कि इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 2y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 20। तो y आपका आ गया 10 प्लस 2z। y आपका ये आ गया और x कहाँ से आएगा, किसी से भी मान लो यहाँ से आ रहा है। तो x कितना है 20 माइनस y माइनस z। तो हम x y z रख ले। x क्या है नंबर ऑफ 4, y है नंबर ऑफ 6 एंड z नंबर ऑफ बॉल विच यील्ड्स 0 रन, ठीक है। तो z मान लो 0 हो गया, तो y कितना हो गया 10 और x प्लस वाई प्लस z कितना है 20। तो ये कितना हो गया नंबर ऑफ 4। तो अब देखो नंबर ऑफ 4 यदि वो 10 मारता तो 40 रन ही हो गए और 60 100 रन हो गए क्या। मान लो 2 बॉल पे उसको कुछ z मैंने ले लिया 1, हाँ z मैंने 1 ले लिया, मतलब कोई भी बॉल पे उसको, हाँ कोई बॉल पे, एक बॉल पे जिसको उसको कोई रन नहीं मिल रहा है ना। तो y कितना हो जाएगा फिर 12, मतलब 12 बॉल पे उसको 6 मारना पड़ेगा। तो कितना हो गया 96 स्कोर हो गया, सॉरी 12 बॉल पे 6 मार रहा ना, तो 72 हो गया। अब कितने बचे आपके पास, और कितना स्कोर करना है उसको 28। तो फिर इन सब का सम कितना चाहिए 20, तो ये हो जाएगा 7। अपने आप देखो ये 28 प्लस 72 प्लस 0 100 हो गया। फिर z को लिया 2 तो ये हो गया 14, तो ये 16 फिर 4। ऐसे ही z को लिया 3 तो ये हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा 1। z को मैंने लिया 4 तो z 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 18। तो 18 प्लस 4 ये 20 से ज़्यादा हो गया, तो ये केस नहीं बनेगा आगे। तो ऐसे 4 तरीके से वो 100 मार सकता है, मतलब हर एक बॉल पे या तो चौका मारे 6 मारे या फिर कोई रन ना बने। तो ऐसे 4 तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें तो हो गया कि नंबर ऑफ 4 उसको 10 चाहिए, नंबर ऑफ 6 10 चाहिए और नो रन कोई भी बॉल पे ना मिले। तो अब ये जो है स्कोर कैसे कर सकता है 20 बॉल्स पे, मतलब उन 20 में से ये 10 चौके कब लगा सकता है और 10 छक्के कब लगा सकता है। तो हम इसको ऐसे समझे कि 10 चौके लगा रहा है 10 छक्के लगा रहा है, इनका आपस में परम्यूटेशन करते हैं हम 20 में। मतलब ऐसे समझो कि चौका लगा रहा है उसको हमने बोल दिया 1 1 1 1, ऐसे कितने हैं 10, और 6 लगा रहा है उसको हमने बोल दिया 2 2 2, ये कितने हैं 10। तो इनका आपस में परम्यूटेशन कर दे 1 और 2 का, तो जहाँ 2 आएगा मतलब वहाँ पे 6 लगा रहा है, 1 आ रहा है वहाँ पे 4 लगा रहा है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे क्या, मतलब 10 चौके और 10 छक्के लगाने के तरीके। तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल प्लस इंटू 10 फैक्टोरियल, आइडेंटिकल है 1 1 1 और 2 2 2। इधर 20 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इधर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सभी को आप ऐड कर दो, तो ये आपका आंसर आएगा। क्या आगे बात समझ में, ये वाला तरीका भी यही है, ठीक है। इसके आगे आप कैसे बढ़ोगे वो यही है, आप बस x को R1 रख दो, y को R2 रख दो और z को R3 कर दो, तो वही बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 1 4 में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 vertices from a polygon of sides 2n plus 1 such that center of polygon lie inside the triangle। okay, ये पॉलीगन है जिसकी वर्टिसेस कितनी है 2n plus 1। हमें 3 वर्टेक्स ऐसे सेलेक्ट करना है कि वो जो सेंटर आएगा पॉलीगन का वो ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या बोला गया है कि आपको 3 वर्टिसेस ऐसे सेलेक्ट करना है, तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के अंदर इस पॉलीगन का सेंटर आ जाना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मान लो पॉलीगन की 2n plus 1 साइड से, ठीक है, या इसी में आप समझो हम सर्कल में कर लेते हैं क्योंकि 2n मान लो ज्यादा है, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये 2n plus 1 साइड 2n plus 1 वर्टिसेस है।
ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है। मान लो एक वर्टेक्स ये कोई हो गया, एक दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसका यदि सेंटर अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनना, इसका सेंटर यदि अंदर आ रहा है ट्रायंगल के, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो यहां से ए और सी के बीच में, ए से सी के बीच में मान लो वर्टिसेस आपके पास कुछ 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3, 1 2 3 ऐसे मान लो आर वर्टेक्स ले लिए। ए से सी में कितने वर्टेक्स ले लिए हमने, मान लो आर क्या है अभी समझ में आएगा, आर वर्टेक्स ले लिए, ठीक है। अब ए और सी मतलब ये यदि सेंटर, अब देखो ये ट्रायंगल के बाहर एक कोई पॉइंट क्या हो गया, वो सेंटर, और ट्रायंगल के अंदर यदि पॉइंट है तो हम क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनना। और मान लो अच्छा जो सेंटर आएगा वो पॉलीगन के अंदर तो रहेगी। ये दो केस बन रहे हैं कि ये जो पॉलीगन बन रहा है ये ट्रायंगल से उसके बाहर उसका सेंटर हो जाए या फिर सेंटर ट्रायंगल के अंदर रहे, दो ही केस हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं इसको ज्वाइन करूं और फिर इसको ज्वाइन करूं, मतलब ये जो केस हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला केस, ऐसा कुछ हो जाए और सेंटर जो भी बाहर चला जाए और एक केस सेंटर अंदर चला जाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वर्टेक्स को यहां ज्वाइन करूं, यहां ज्वाइन करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है मतलब यहां से यहां तक जितने भी वर्टेक्स पड़ेंगे ये जो एंगल बनेगा वो पाई से ज्यादा होगा। और यदि सेंटर ट्रायंगल के अंदर आ गया तो ये और ये एंगल जो बनेगा, मतलब इसको भी मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, इसको सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बनेगा वो पाई से छोटा होगा। और लाइन यदि ट्रायंगल की एक साइड इसके पॉलीगन के सेंटर से पास हो गई तो तब ये एंगल कितना बनेगा, एग्जैक्टली पाई। तो हमें क्या चाहिए, सेंटर ट्रायंगल के अंदर चाहिए, तो ये जो एंगल बनेगा वो पाई से कम बनना चाहिए। अब ये जो एक साइड है सेंटर पे कितना एंगल बनाती है भाई, हम जानते हैं कितना एंगल बनाते हैं भाई, साइड कितनी है 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 2n प्लस 1। अरे समझ में आ रहा है, एक पॉलीगन है तो वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है, 2 पाई अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, बोलो ठीक है। तो यहाँ पर कितनी साइड होगी, ए से सी तक, ए से सी तक मान लो दो वर्टेक्स है उनके बीच में हमने आर ले लिया था ना, तो इनके बीच में आर यदि साइड है तो कितना एंगल ये सब्स्टिट्यूट करेगा, ए से सी ये वाला एंगल। तो यहां से यहां तक 2 पाई अपॉन में 2r प्लस 1, फिर ये और ये बराबर एंगल होगा तो 1 इंटू 2 मतलब सॉरी कितना है 2 टाइम्स ऑफ दिस, मान लो इसको थीटा बोल दो तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी मतलब ये और ये इसके इससे पहले थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा कितनी बार आ गया। अब a1 है तो 1 2 3, AR है तो यहां से थीटा कितनी बार आएगा, r टाइम्स, और ये फिर एक एक्स्ट्रा तो r प्लस 1 टाइम्स। मान लो दो वर्टेक्स के बीच में r वर्टिसेस है तो ये जो आर्क है AC वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, आर्क AC की बात कर रहा हूं, वो बना रहा है 2 पाई अपॉन में 2r प्लस 1 इंटू r प्लस 1, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसे दो वर्टेक्स हमें जो लेना है, 3 वर्टेक्स लेना है उस पॉलीगन पे, ध्यान से सुनना आगे क्या बोल रहा हूँ, जो दो भी आपको 3 वर्टेक्स लेना है तो जो दो वर्टेक्स उनके बीच में मान लो नंबर ऑफ वर्टिसेस r आ रहे हैं तो वो एंगल कितना बना रहे हैं ये, और सेंटर यदि ट्रायंगल के अंदर आना है तो दिस शुड बी लेस देन पाई, दिस शुड बी लेस देन पाई। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो भाई। यदि ये बात समझ में आपको आ गई तो क्वेश्चन अब आगे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मान लो ये 3 वर्टेक्स 2n प्लस 1 में से 3 वर्टिसेस ले लिए, ये और इसके और इसके बीच में मान लो नंबर ऑफ वर्टिसेस, इस वर्टेक्स और इस बीच a1 x1 वर्टेक्स है, इसके और इसके बीच में x2 वर्टेक्स है और इसके और इसके बीच में x3 वर्टेक्स है। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी इक्वल्स टू टोटल 2n प्लस 1 है, उसमें से 3 वर्टेक्स चले गए, बचे कितने 2n माइनस, इनमें से 3 चले गए ना तो 2n माइनस 2, ठीक है। और हमें वर्टेक्स किस हिसाब से सेलेक्ट करना है कि कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में यदि आप वर्टेक्स लेते हो
तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। ये हमने क्या बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं मैं, कि ये जो आर्क है AC वो जो सेंटर पे कितना एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो कोई भी दो वर्टेक्स है, मान लो ये एंगल हो गया, इधर से ये एंगल हो गया, तो ये जो एंगल हमने निकाला वो ये निकाला कब कि मान लो इनके बीच में नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है R है तब, ठीक है। और यहाँ पर हमने वही केस, इधर x1 वर्टेक्स ले लिए A से C में, B से C में x2, और इधर मान लो x3 वर्टेक्स ले लिए। तो R क्या था, नंबर ऑफ वर्टेक्स ही था, तो R पे कंडीशन आ गई यहाँ से 5, और ये हो गया 2R + 2 लेस देन 2n + 1, सो R इज लेस देन n - हाफ। R n-1 से छोटा होना चाहिए, और R जो नंबर ऑफ R क्या था, नंबर ऑफ वर्टेक्स था, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो R जो है n-1 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स R इज लेस देन और इक्वल टू n-1। मतलब कोई भी आप दो वर्टेक्स लो और नंबर ऑफ वर्टिसेस n-1 या उससे कम होगा, जो दो वर्टेक्स है वो सेंटर पर जो एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरा R, वो पाई से छोटा होगा। यदि पाई से छोटा है तो हम तीनों के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि x1, x2 और x3 ये तीनों के तीनों n-1 से छोटे हों, और नंबर x1, x2, x3 क्या था, नंबर ऑफ वर्टेक्स से, तो ये नंबर ऑफ वर्टेक्स 0 से कम तो नहीं हो सकते, मतलब नेगेटिव में नंबर ऑफ वर्टेक्स तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। तो x1, x2, x3 आपके 0 से n-1 तक होना चाहिए। तो क्या 56 लग गया क्या? अब 56 लगा दो तो सबसे पहले तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2n-2 प्लस 2c2 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि x1, x2, x3 जो है 0 से n-1 है, 0 से n-2 तक होता तो ये सॉल्यूशन हो जाता। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 2n-2 था। अब मान लो किसी को अब n-1 से ज्यादा, n-1 से ज्यादा x1, x2, x3 में से, अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही है, तो दो तो नहीं हो सकते क्योंकि n-1 से ज्यादा, मान लो एक n हो गया तो फिर मान लो दो n हो सकते हैं क्या, 2n हो गया तो फिर ये तीसरा मिलेगा ही नहीं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक केस मिलेगा जब तीन में से कोई भी एक n हो जाए। भाई क्या हो रहा है कि x जो i था वो xi, x1, x2, x3 0 से n-1 था, तो हमने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकाला, तो उसमें वो वाले केस भी आगे जब x1, x2, x3 n-1 से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब n+1, n+2 ऐसे 2n-2 तक। तो मान लो कि हमने एक को n दिया तो दूसरा n हो ही नहीं सकता क्योंकि सम जो है 2n-2 से ज्यादा हो रहा है, तो तीन में से कोई भी एक n दे दिया तो बचा फिर कितना, वो मान लो x1 डैश हो गया तो बचा कितना, n-2। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन माइनस कर देते हैं क्योंकि x1, x2, x3 n-1 से ज्यादा हो रहा है, वो हमें माइनस करना है। समझ में आ गया होगा यार, है ना। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए NC2। सो दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि नंबर ऑफ वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच में, जो हम ट्रायंगल के दो वर्टेक्स ले रहे हैं उनके बीच में नंबर ऑफ वर्टेक्स n-1 से ज्यादा नहीं हो सकते। n-1 से ज्यादा हो गए तो ये जो एंगल सब्स्टिट्यूट होगा सेंटर पे वो पाई से ज्यादा हो गया, मतलब सेंटर वो उस साइड के बाहर चला गया या उस ट्रायंगल के बाहर चला गया, मतलब उस साइड के लेफ्ट में ना आके राइट में चला गया, ऐसे समझो। मतलब जो ट्रायंगल आप सब बनाओगे उसके बाहर चला जाएगा वो पॉइंट, वो सेंटर जो है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया देखो, 15 में बोला गया है इन हाउ मेनी वेज कैन 2n+1 आइडेंटिकल बॉल्स बी प्लेस्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। तीन बॉक्स है आपके पास, डिफरेंट बॉक्स है, और कितनी बॉल रखना है, 2n+1, so that any two boxes together will contain more balls than the third box। अब कंडीशन क्या है कि, अच्छा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, find the number of in how many ways can 2n+1 identical balls be placed in 3 distinct boxes, so that ठीक है। तो मतलब कोई भी बॉक्स कितनी भी बॉल ले सकता है, मान लो बॉक्स 1 में x1 बॉल जा रही है, बॉक्स 2 में x2 जा रही है और बॉक्स 3 में x3 बॉल्स जा रही है, तो ये सब 2n+1 के पास आना चाहिए। ये सब नंबर ऑफ बॉल्स जो है 2n+1, और किसी भी बॉक्स में कोई भी नंबर ऑफ बॉल्स जा सकती है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन ये दे रखी है कि दो
that any two box together will contain more balls than the third box. मान लो जैसे हमने बोला कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो तीसरे बॉक्स से ज्यादा होना चाहिए, ये बोला गया आपको, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे इसको करते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे भाई? 2n प्लस 3c2, ठीक है। माइनस, हमने वो केस माइनस कर दिया, इसने क्या बोला है कि दो बॉक्स में जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो तीसरे से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने वो वाला केस माइनस, हमने माइनस क्या कर देंगे अब कि एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स 2 से के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, वाला केस माइनस कर दिया। तो वो एक बॉक्स कौन सा हो सकता है कि 3 में से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया 3c1 से, ठीक है। अब एक बॉक्स में एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स बाकी दो बॉक्स से ज्यादा है, तो टोटल बॉल कितनी है? 2n प्लस 1। तो एक जो हमने 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया वो x3, जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स x3 मतलब बॉक्स 3, उसको हमने n प्लस 1 बॉल्स दे दी। तो अब आपके पास कितनी बॉल बची? n। तो अब n जो है वो x1 x2 को कैसे भी दो, इसके पास जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो इससे ज्यादा ही होगी। अब इसको n देते हो तो इधर n प्लस 1 हो जाएगी, तो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी, इसको आप n प्लस 1 ही देना पड़ेगा। तो x3 को n प्लस 1 दे दी, तो अब आपको x1 और x2 में कितनी बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है? n। तो n बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका n प्लस 2 c2। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो गया 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, n प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर कितना बचा? 2n प्लस 3, ठीक है, इधर 2n प्लस 3 बचा, और ये 2 कैंसिल हो गया था, इधर क्या बचा? 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 अपॉन में 2, ये हो गया n प्लस 1, 4n माइनस 3n n, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया अपॉन में 2, सो दिस इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2। इसका आंसर आपका आ गया n प्लस 1 बाय 2। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, टोटल केस में से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये, उसमें से वो केस माइनस कर दिया जब एक, उसने क्या बोला था कि दो बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा जाए कंपेयर टू थर्ड बॉक्स, तो हमने क्या किया, टोटल में से वो वाला केस माइनस कर दिया जब एक में नंबर ऑफ बॉल्स बराबर जा रही है या फिर ज्यादा जा रहा है। तो बराबर का केस तो हो ही नहीं सकता, तो ज्यादा ही जाएगी, तो इसमें कितनी जा सकती है? n प्लस 1। मतलब ये कौन सा बॉक्स होगा, ये उसने दे नहीं रखा है, इसलिए हमने 3c1 किया कि 3 में से किसी एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा जा रही है या बराबर जा रही है, तो बाकी दो में फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया। आगे बात समझ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फंक्शन a टू बी डिफाइन है, a में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, नंबर और b में नंबर ऑफ एलिमेंट t है, तो हमें नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। सबसे पहले तो समझो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वो फंक्शन जो डिक्रीज ना करे, इसका मतलब ये हुआ कि वो बढ़ सकता, इंक्रीज कर सकता है या फिर इक्वल हो, मतलब बराबर हो या फिर उससे वो बढ़ सकता है, कभी घटना नहीं चाहिए। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ या तो इक्वल रहे और इंक्रीज करे, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं पहले एक ऐसा लेके कि a से b, ठीक है, a में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट 10 लिए और b में 20 लिए, ठीक है। तो a में जो एलिमेंट्स है वो आपके हैं मान लो 1 से लेके 10 तक, और b में जो एलिमेंट्स है वो मान लो 1 से लेके 20 तक। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1, या इसको हमने बोल दिया x1, नेक्स्ट x2, नेक्स्ट x3, और ऐसे ही इसको बोल दिया 10th एलिमेंट, है ना। तो x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 और f ऑफ x10, ये जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यदि ऐसा है, x1 कौन सा है आपका? 1,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। और x2 2 x3 t, मतलब जो एलिमेंट है ये x1 x2 x3 x10 वो सब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात समझ में आ गई, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 10 तक है। यदि फंक्शनल वैल्यू इस हिसाब से आ रही है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया है, आपको याद हो तो, D1 D2 D3 उसमें इनइक्वलिटी लगी हुई थी, कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में था। तो समझना यहाँ क्या क्या है कि ये हो सकता है कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x3 एंड इस टाइप से। मतलब फंक्शन, ये वाला कौन सा केस हो गया कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, मतलब नॉन डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो एक केस हो गया। मतलब ये सबसे छोटी छोटी वैल्यू ले लेगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे बड़ी वैल्यू f ऑफ x10 ले लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन बनाने का नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे भाई, कि आप 20 नंबर से सेट बी में, उसमें से आप 10 वैल्यूज कोई भी ले लो, और उन वो जो 10 वैल्यूज आई है उनको ये वैल्यू असाइन कर दो, और असाइन करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि जो 10 वैल्यूज ली है, मान लो वो आपके आगे 1 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 3 और 3 6 7 8 11 और 8 9 और ये मान लो 50, ये 10 हो गया। हाँ, ये 10 नंबर हमने सेलेक्ट की, तो सबसे छोटा वैल्यू ये 1 ले लेगा, फिर 4 5 6 7 ऐसे ये 15 ले लेगा। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही होगा। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया कि इसमें एक केस ऐसा भी होगा, ये समझ में आता है ना। तो 20 में से हमने 10 नंबर लिए जो इनको असाइन कर दिया। असाइन करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है आपको। या फिर क्या हो सकता है दूसरा केस कि x1 x2 x3 और x10 में कोई दो इक्वल हो जाए, बाकी सब जगह ये चले। क्या ये बात समझ में आती है? नॉन डिक्रीजिंग है ना, तो ये वाला केस भी चलेगा। तो आपको समझ में आ गया, यदि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताओ, तो आप तो 20 में से इतने नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो, उनका अरेंजमेंट का तरीका है, तो 20C10 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। ये बात समझ में आ गई? मतलब नॉन, हम इसमें एक प्रॉब्लम यदि ऐसा बनाया जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया, तो वो प्रॉब्लम तो आपका आसान हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा क्या हमने बोला कि मान लो कोई भी दो इक्वल हो जाए, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर मतलब दो कोई भी इक्वल हो जाए। तो दो टोटल कितने एलिमेंट है, 10, तो इसमें तो दो इक्वल करना है। तो ये ऐसे समझो कि ये जो इनइक्वलिटी लगाई है हमने, ये लेस देन वाला साइन, ये कितनी बार लगाया हमने, 9 बार। तो उन 9 में से एक हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब वहां पे इक्वल रख दिया। इक्वल रखने का मतलब यह है कि दो की फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ गई। अब वो दो इक्वल कौन से हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं, या फिर ये दो, या फिर x10 और x9 ये हो सकते हैं। तो कोई भी दो इक्वल हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि x1 और x10 इक्वल हो जाए? अरे नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्रीजिंग नहीं बचेगा, क्योंकि x1 और x इनका ऑर्डर तो ये है ही ना। तो सबसे बड़ा ये है, तो जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू यही लेगा, x10 ही लेगा। हाँ, x10 और x9 इक्वल हो सकता है। तो 9 में से 9 इनइक्वलिटी का जो साइन लगा, उसमें से एक हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको क्या रख दिया, इक्वल। तो सारे केस आ गए कि यहाँ इक्वलिटी लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ। अब आपको इन 20 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट करना है, वो आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना है। पहले हमने 10 किए थे, अब आपको 9 करने की जरूरत है, क्योंकि दो की फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही है। तो आपको क्या करना है कि 20 में से आप तो क्या करो भाई, 9 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, और 9 जो एलिमेंट सेलेक्ट किए उनका अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा, क्योंकि दो जो इक्वल है, मान लो दोनों इक्वल है, तो इनको जो सबसे छोटी वैल्यू है वो दे दी। मान लो 9 एलिमेंट हमने ये ले लिए, तो 1 1 ये हो गया, और 5 6 और ऐसे ये 12 हो गया। तो अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। अब बोलोगे ये इक्वल हो जाए, अरे भाई ये और ये इक्वल होंगे, तो इसको हम क्या क्या दे देंगे, 4 और 4 दे देंगे, बाकी फिर 5 आगे तक बढ़ते जाओ 12 तक। आगे बात समझ में? अब क्या हो सकता है कि इनमें दो जगह कहीं इक्वलिटी लग जाए, तो इनइक्वलिटी के साइन, फिर से वही बात आ गई। इनइक्वलिटी के साइन कितने थे, 9, तो दो हमने सेलेक्ट कर लिए इनमें से, तो 9 में से दो सेलेक्ट कर लिए। मान लो यहाँ और यहाँ इक्वलिटी लग गई x4 में, और बाकी लेस देन चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? x3 और x4 में इक्वलिटी लग गई, तो 9 में से दो जो इनइक्वलिटी थे उनमें दो हमने इक्वलिटी लगा दी, मतलब
इधर 2 की वैल्यू सेम आ रही और 2 की वैल्यू सेम आ रही। अब ये भी हो सकता है कि इक्वलिटी यहाँ भी लग जाए तो इन तीनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो वो वाले सारे केस इसमें आ गए ना। अब आपको यहाँ एलिमेंट कितने सिलेक्शन करने की जरूरत है, खुद सोच सकते हो। यहाँ आपको 8 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि दो पेयर हो सकते हैं या तीनों की जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम है। तो 3 की सेम आ गई तो 7 बचे और एक इनकी वैल्यू 8, तो आपको 8 वैल्यू सेलेक्ट करनी है बस। ऐसे ही सभी में इक्वलिटी लगा दे, तो आपको कितने एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सारे के सारे इक्वल आ गए, ठीक है। तो कितनी जगह इक्वलिटी लगाई आपने, 9 में से 9 जगह लगा दिया। अब एलिमेंट कितने सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी वैल्यू एक ही हो जाएगी। तो 20 में से कोई भी एलिमेंट मान लो 8 ले लिया, तो सभी की वैल्यू 8 8 हो गई। तो इन सबको ऐड कर दो, आपको पैटर्न दिख गया। तो 20C10 प्लस इधर क्या चल रहा है, 9C1 इंटू 20C9 प्लस नेक्स्ट है 9C2 इंटू 20C8 और ऐसे ही 9C9 इंटू 20C1 तक। अब यहां आप देखो, इसको हम जो 9 से 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अच्छा इधर देखो, यहाँ पे सबका सम जो है वो कांस्टेंट चल रहा है। कितना चल रहा है, 10 10 10 10 10। तो बाइनोमियल में हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम देखा हुआ है, तो उसको हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है 9CR, आर कहां से कहां तक जा रहा है भाई, आपका 0 से लेके 9 तक जा रहा है। तो 0 से लेके 9 तक आर जा रहा है। और ये लिखा हुआ है 20C10 माइनस आर। देखो आर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, 1 रखोगे तो ये 9 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ R0 से 9 और 9CR 20C, इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 10 माइनस आर, तो ये हो गया 10 प्लस आर। अब यहां देखो कि डिफरेंस जो है कांस्टेंट चल रहा है, किसके बराबर, 10 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 9 प्लस 20 C, डिफरेंस कितना है 10, इसमें जो बड़ा है वो 20 माइनस 10, तो ये आपका आंसर आ गया 29C10। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कितने आ गए, 29C10। 29 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 20 माइनस 1 C10। अरे 29 को ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब आपके पास यहाँ एक पैटर्न आ गया। तो आपको यदि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1 C इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे टोटल m प्लस t माइनस 1 C इसके नंबर ऑफ एलिमेंट m। ये आपके नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट में लेके क्यों चले, क्योंकि यहाँ समझना आसान है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसके लिए हमने एक जनरल बोल दिया कि जनरल ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, याद रख सकते हो या फिर ऐसे, ठीक है। याद तो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यदि इसी प्रॉब्लम बोलता कि नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो तो सिंपल आपका हो जाता, टी में से कोई भी m एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, अरेंजमेंट का तरीका एक, तो आंसर हो जाता TCM। आगे बात समझ में। इसका एक और दूसरा तरीका है करने का, एक और दूसरा तरीका क्या है कि मान लो f आपका क्या है, नॉन डिक्रीजिंग, ये तो मानने की जरूरत नहीं, ये तो दे रखा है। हमें मानना क्या है, एक नया फंक्शन g मानना है कि वो f ऑफ x प्लस x माइनस 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ x1 क्या हो जाएगा, या उसी एग्जाम्पल को रिपीट करें तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाए, सॉरी g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 1 माइनस 1 दैट इज 0। g ऑफ 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 1 1। सिमिलरली g ऑफ 3 हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस 2 के बराबर। एंड g ऑफ 10 जो होगा वो आपका होगा f ऑफ 10 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9। ऐसा फंक्शन लेने से क्या हुआ अभी समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इससे एक ज्यादा, मतलब इसमें और इसमें f आपका नॉन डिक्रीजिंग है, f क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। f आपका नॉन डिक्रीजिंग है तो फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी या फिर आगे वाले की वैल्यू ज्यादा होगी पिछले वाले से, यहाँ तक ठीक। तो ध्यान से सुनना, आप मैं G1 और G2 को कंपेयर करूं तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि G2 हमेशा G1 से बड़ा होगा, हमेशा हमेशा। मान लो F2 F1 से बड़ा है, तब तो उसमें हमने एक्स्ट्रा 1 ऐड किया है, तो G ऑफ 2 G ऑफ 1 से बड़ा होगा।
बट f(1) और f(2) मान लो दोनों सेम भी हो गए, दोनों इक्वल भी हो गए, दोनों इक्वल भी हो गए, तब भी हमने G2 में ये वैल्यू दोनों सेम हो गई, बट उसमें एक एक्स्ट्रा 1 ऐड किया है ना, तो G(2) की वैल्यू G(1) से हमेशा ज्यादा ही आएगी क्या? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर G(10) ग्रेटर देन G(9) हो गई होगा, और ये G(8) से बड़ा होगा, ऐसे ही G(2) G(1) से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि f आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, f आपका नॉन डिक्रीजिंग है, तो g आपका क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया क्या? तो g आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया क्या? ये बात समझ में आ गई? फिर से बता देता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो f आपका नॉन डिक्रीजिंग है, तो g की वैल्यू यदि मैं बढ़ाऊं, g का यदि आर्गुमेंट में बढ़ाऊं, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि सभी में +1 हमने एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। तो इनकी वैल्यू, f की वैल्यू यदि इक्वल भी हो जाती है, तो g की वैल्यू तो बड़ी होगी, क्योंकि उसमें एक ज्यादा ऑलरेडी है, और f यदि बड़ा हो गया तब तो बड़ा दिख ही रहा है आपको। मान लो इन दोनों में कंपेयर करूं, ये f(3) f(2) से बड़ा है, तो g(3) g(2) से बड़ा हो ही होगा। कहने का मतलब यह है कि f नॉन डिक्रीजिंग है, तो g आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो f जो डिफाइन था वो a से b था। a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 10, और b में कितने थे? 10। अब g जो बना वो a से बन रहा है, और सेट b में नहीं बनेगा, सेट b में नहीं बनेगा, वो उसका जो कोडोमेन होगा g का वो क्या होगा? ये हम f(1) से f(10 + 9) ले रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी f(1) की? जैसे मान लो 1 आ गई, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 आएगी। फिर 2 भी हो सकता है, क्योंकि ये 1 हो गया, तो 1 + 1 2। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई? f(10) कितना हो सकता है आपका? 20 हो सकता है, तो 20 + 9, 20 + 9 आपका 29 हो गया। तो b की कोड डोमेन में 29 एलिमेंट होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो g आपका, f आपको नॉन डिक्रीजिंग बताना है, तो f नॉन डिक्रीजिंग बताओ या g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, एक ही बात है, क्योंकि g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप बता रहे हो, तो उसमें f नॉन डिक्रीजिंग भी आ गया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कितने होंगे? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 29। उसमें से आपको 10 एलिमेंट के लिए वैल्यू असाइन करनी है, तो 29 में से हमने 10 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, और उनका असाइन करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि अरेंजमेंट जो होगा इस ऑर्डर में होगा। तो 29C 10। क्या वही बात समझ में आ गई? बोलो। तो यदि हम m और t एलिमेंट की बात करें, तो f तो a से b डिफाइन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, इसमें t है, ठीक है। अब हम एलिमेंट आपका फंक्शन जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे ये g(x) = f(x + x - 1). तो g के लिए a से नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट b होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, क्या आप बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल, आप यदि m रखते हो तो f(m) मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? जो tth एलिमेंट है आपका लास्ट वाला, प्लस m - 1। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे g के लिए वो हो जाएंगे m + t - 1। तो g तो आपका g तो जो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इतने एलिमेंट में से आपको 8 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें m है, और उनको डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही होगा। इस टाइप से हम ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है, ये आपके लिए खुद से समझने के लिए होगा, ठीक है। ए है और बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लिए हमने? 10, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे थे? 20। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? m, इसमें t है। दोनों प्रॉब्लम एक साथ लेके चल रहे हैं, m के लिए 1 मिनट के लिए 10 मान लिया, और t को 1 मिनट के लिए 20 मान लिया, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, 10 से एक कम 9 डमी वेरिएबल्स असाइन किए, किसमें? सेट बी में। 9 डमी वेरिएबल D1 से लेकर D9 तक 9 डमी वेरिएबल्स असाइन किए सेट बी के लिए, ठीक है। तो अब ये जो 10 एलिमेंट है, वो ये 29 एलिमेंट में से किसी के साथ भी चले जाए, तो 29 में से 10 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, और वो 10 एलिमेंट की मैपिंग इन 10 एलिमेंट से कर दो। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस हो जाएंगे।
इस केस के लिए क्या करेंगे, इसमें आपके पास इधर कितने हैं m और इधर कितने एलिमेंट है t, तो आप इधर डमी वेरिएबल कितने लोगे, d से m-1 तक, मतलब m-1, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, t प्लस m-1, उसमें से आपको m एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फिर मैपिंग कर देगी, तो नंबर ऑफ बेस यू होता है। अब इसको समझोगे कैसे, आपके पास एक एग्जांपल ये दे, मतलब एक मेथड ये दे रखा है, दूसरा मेथड ये दे रखा है, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है कि मान लो सारे एलिमेंट 1 के साथ चले गए, 1 के साथ जाने का मतलब ये हुआ कि ये वाला केस आ गया क्या, कि सभी की फंक्शनल वैल्यू सेम हो गई, सारी बात समझ। मान लो 9 इसके साथ चले गया और एक इन डमी वेरिएबल में से चला गया, तो क्या होगा, तो कौन सा केस आ जाएगा, मतलब 20 में से एक आपने लिया, ठीक है, और बाकी 9 इसके पास चले गए, तो ये वाला केस आ गया, है ना। तो ऐसे ही हम सारे केसेस देख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा प्रॉब्लम है, 2 मेथड बता दिए, तीसरा आपको कुछ देखना है ना, सोचो। ओके, तो ये हो गई नॉन डिक्रीजिंग की बात। इसमें हमने वो वाला भी देख लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, वो वाला आसान पार्ट है ना।